चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे द बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। द बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द बोथ स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में साफ साफ बोला गया है कि यदि आप अपने आयलर इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो बर्नौलीज इक्वेशंस है वो आ जाती है। बर्नौली इक्वेशन हमेशा आपकी स्ट्रीम लाइन के अलोंग होगी, अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द स्ट्रीम लाइन रहेगी। दूसरा, यहां पे स्टेडी फ्लो रहेगा, स्टेडी फ्लो रहेगा। यहां पे हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा जो हम फ्लो पे काम करेंगे दैट इज फ्लो इज इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इनकंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो पे काम करेंगे और जो विस्कोसिटी है वो यहां पे जीरो होगी। विस्कोसिटी इज इक्वल टू जीरो। बोथ स्टेडी एंड स्टेडी नहीं, रियल फ्लूइड के लिए नहीं। ऑल फ्लूइड फ्लो अलोंग द स्टीम ट्यूब, स्टेडी फ्लो ऑफ आइडल फ्लूइड अलोंग द स्टीम ट्यूब। सही बात है, डी यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन एरर ऑफ 0.5% मेजरमेंट ऑफ हेड इन द वी नॉच कोज एन एरर। यदि आपके पास जो एरर है वो 0.5% हो रहा है आपके हेड में वी नॉच के यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि डिस्चार्ज में कितना एरर होगा। तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है पहले तो वो पता होना चाहिए आपको, कितना होता है, Q इक्वल्स टू 8/15 CD रूट 2G H की पावर 5/2 tan θ/2। दैट इज अ फॉर्मूला। अब यहां पे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। तो क्या ये मेरे पास हो जाएगा 5/2 इंटू DH। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मुझे DH/H, यदि मुझे अपने एरर को डिस्चार्ज में कैलकुलेट करना है तो मुझे हेड को चेक करना पड़ेगा ना, और दैट इज अ फंक्शन 5/2 जो डिफरेंशिएशन से आया। 5/2 तो मेरे पास ये हो गया, कितना एरर मेरे पास 0.5% का, तो कितना हो गया मेरे पास ये 1.25% का मेरे पास क्या होगा, आपके डिस्चार्ज में एरर होगा। 1.25% का मेरे पास डिस्चार्ज में एरर हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज में मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर द ऑरिफिस इज गिवन बाय। ऑरिफिस मेरे पास क्या होगा, ये होगा, ऑरिफिस मेरे पास ये होगा। यहां पे मैंने क्या मान लिया, फ्लूइड पार्टिकल्स को x और y मान लिया जो टाइम t से जा रहे होंगे। तो क्या हम यहां से आपकी वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो मेरे पास पार्टिकल्स होंगे वो क्या मूव कर रहे होंगे। यदि आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से आपका पानी बह रहा है इस ऑरिफिस में इस हाइट से, तो हमें क्या करना है, हमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है CV को। ठीक है, CV को, तो CV का डायरेक्टली आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इट इज इक्वल टू x 2√h इंटू y। ये आपका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से। ये फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, आपकी जो वेलोसिटी है वो आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे VC इंटू टी से, और जो YC है वो कैलकुलेट करेंगे हाफ GT² से, और यहीं से हम आपकी इक्वेशंस को बनाते हैं जो आपकी वेलोसिटी का फंक्शन होगा। क्या करेंगे, इस x बराबर VC इंटू टी हो गया और हाफ GT² हो गया, तो जिस t की वैल्यू को क्या हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, और यहां से पुट करके हम आपके इस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता है। और यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है कि द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑरिफिस मीटर में कितना होता है। ये आपका यूपीएससी A का एग्जाम है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट, फॉर ए एक्यूरेट फ्लो मेजरमेंट इन द ओपन चैनल द अरेंजमेंट फॉर द एरेशन अंडर द नैपे इज नेसेसरी। आपको पता है जब फ्लो आपके पास यहाँ पे होता है तो यहां पे जब फ्लो जाएगा तो ये जो फ्लो जिस पास से होके जाता है, जिस बेस से होके जाता है, उसी को हम नैपे बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्लोइंग पाथ है इसी को हम नैपे बोलेंगे। नैपे, नैपे हमेशा हम सबमर्ज्ड कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर लेते हैं। इसके अंदर सबमर्ज्ड कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर के अंदर लेते हैं, क्योंकि ये जो नैपे है इसका मेन कंसर्न यही होता है कि जो फ्लो आपके पास रहे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि हमें नैपे चाहिए होता है। यहीं पे इस नैपे के नीचे ही हम आपके पास एक वेंटिलेशन वॉल भी देते हैं जिससे फ्लो आपका वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए। जैसे पानी जब आपके पास इस क्रेस्टेड वियर से जा रहा होगा या फिर सबमर्ज्ड कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगल से जा रहा होगा तो यहां पे फ्लो में वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए, वो पानी को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए हम यहाँ पे वेंटिलेशन वॉल को लगा देते हैं। नेक्स्ट, among the weir is used in the open channel metrologically criteria depth the flow in the relevant criteria। मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होते हैं, ये मेरे पास क्या है, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है,
इनके ऊपर जो फ्लो की मेरे पास डेप्थ होती है वो हमेशा क्रिटिकल डेप्थ होती है, ठीक है। इसी को गवर्न कर पाते हैं आपके पास क्या, ब्रॉड क्रस्टेड वियर। और किसी भी केस में चाहे आप सिप्लोटी वियर ले लो, पैराबोलिक ले लो या फिर शार्प क्रस्टेड ले लो, वहां पे कभी भी केस में क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं हो पाएगी, फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो पाती है। लेकिन सिर्फ ब्रॉड क्रस्टेड वियर के ऊपर आपका जहां पे क्रस्ट होगा उसके ऊपर क्रिटिकल डेप्थ अचीव हो जाती है। नेक्स्ट, लैमिना फ्लो अकर्ड बिटवीन द एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट। दो स्टेशनरी प्लेट के बीच में लैमिना फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा की वैल्यू 1.33 हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए 1.33, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्डिंग द रोड कंस्ट्रक्शन। आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हुई, जिस रोड पे आप चलते हैं वो पहले से ऐसी रोड नहीं थी। रोमन्स ने सबसे पहले सोचा था कि हम रोड को बनाएंगे, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया। तो सबसे पहले किसने सोचा, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले टेरेस गेट आए, फिर टैलफोर्ड, फिर मैकाडैम, और बाद में कैलिफोर्निया बीइंग रेशियो पे काम किया गया, जहां पे सब ग्रेड में हम बड़े पार्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्रशिंग फॉर्म में डालते हैं जिससे और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर द थर्ड 20 ईयर प्लान। जो थर्ड 20 ईयर प्लान है, जिसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, लखनऊ प्लान, इसके बाद कोई 20 ईयर का रोड प्लान नहीं आ पाया, वहां पे जो मेरे पास लेंथ होगी वो एरिया बाय 50 के बराबर होती है। ये आपका डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 88 करेंगे। ए सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट एंड, अच्छा दो बार लिख दिया है। देखो क्या होता है, यदि मैं यहां पे बात करूं कि n1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3% है, n2 की वैल्यू मेरे पास क्या है आपकी 5% है। तो यदि मैं दोनों की वैल्यू करूं तो n1 ये क्या है मेरे पास, एक आपका अप है, एक मेरे पास डाउन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। n1 माइनस के n2, ये आपका क्या होगा, ये आपका ये हो गया। तो 3 माइनस के 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 8%। तो पूछ रहे हैं आपसे द प्रोवाइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में आपको कितनी, 128 मीटर। तो लेंथ ऑफ सबमिट कर पूछ रहा है दैट इक्वल्स टू ns स्क्वायर डिवाइड बाय 4.4। ये जब हो जाए जब आपके पास h1 की हाइट, मतलब h1 की जो हाइट होगी वो आपकी 1.2 मीटर होगी और जो h2 की हाइट है वो आपकी 0.15 मीटर होगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको जो दिखाई देता है वो 0.15 मीटर की हाइट का दिखाई देता है। और आपकी जो व्हीकल है उस पर जो आप बैठते हैं तो जो आपकी हाइट है बैठते हुए, आंखों का जो हाइट है आपके ग्राउंड से वो आपके 1.2 मीटर होती है। इन दोनों के वेरिएशन से ये n स्क्वायर बाय 4.4 आता है। इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू को, तो 8% मेरे पास ये 8/100 तो ये हो गया, इंटू 128 का स्क्वायर मेरे पास ये हो गया एंड 4.4 हो गया। यहां से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे फॉर्मूला। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो एग्जाम में करनी पड़ेगी, तो ब्रो इसका ध्यान रखो, कोई कैलकुलेटर आपको एग्जाम में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बस सोचना कि आंसर क्या होगा इसका, तो निकाल के लाना बेटा, है ना, क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सैग वर्टिकल कर्व। जो हम सैग वर्टिकल कर्व को बनाते हैं, वो सैग वर्टिकल कर्व के लिए हम कौन कौन से रिकमेंडेशंस पे काम करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे काम करें, नहीं। देखो तो क्या होता है, जो सैग कर्व होते हैं उस सैग कर्व के अंदर आपको दिन में हमेशा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो दिखाई देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपको पता रहेगा कि कहां पे आपको स्टॉप करना है। तो उसके लिए हम डिजाइन नहीं करेंगे। एडुकेट ड्रेनेज के लिए करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पे पानी जम सकता है, वहां पे इसको यूज करेंगे। कंफर्ट क्राइटेरिया आपको पता ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे ऐड कर रहा है, बॉडी का वेट भी नीचे ऐड कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमें यहाँ पे कंफर्ट क्राइटेरिया पे काम करना पड़ता है, तो थर्ड भी ऑप्शन होगा। एंड द प्लेसेंट अपीयरेंस, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एंडुलेशंस है वहां पे आप चल नहीं पाओगे रोड पे। तो हम क्या करेंगे, इन सब पे काम करेंगे। तो 2, 3, 4 पे काम किया जाता है एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 90 करिए। विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया गिव द बिलो आर यूज फॉर डिजाइन ऑफ द वैली कर्व और रोड। तो आपको पता ही है, कंफर्ट क्राइटेरिया, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और ड्रेनेज, तीनों पे काम किया जाता है जब भी हम आपके वैली कर्व को डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैग कर्व, ठीक है। सैग कर्व, वैली कर्व दोनों बात एक ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। अब ये आपके पास है क्या, रेलवे क्वेश्चन है, रेलवेज के क्वेश्चन है ये आपके रेलवेज के क्वेश्चन है। रेलवेज में देखो क्या है, जो रेल है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम क्या होगा, जो आपका रोलिंग वाला लोड है उसको
सिंगल पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट द लाइन लोड इनटू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, कन्वर्ट द पॉइंट लोड नहीं, कन्वर्ट द रोलिंग लोड टू द पॉइंट लोड। तो ए का मेरे पास 4 होगा, ए का 4 इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है। बात करते हैं स्लीपर का काम क्या होता है। स्लीपर का काम क्या होता है, कन्वर्ट द लाइन लोड इनटू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जितने भी लाइन लोड हैं उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करने का काम होता है आपके पास इसका। तो बी का 2 होगा। बलास्ट का काम क्या है, पहले फिश प्लेट का काम देख लो। फिश प्लेट का काम क्या होता है, दो प्लेट को साथ में जोड़ने का काम होता है। आपने देखा भी होगा ऐसी फिश प्लेट लगी होती है, ठीक है, एक प्लेट मेरे पास ये, एक प्लेट मेरे पास ये, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे फिश प्लेट लगा देते हैं। तो क्या होगा मेरे पास ये कन्वर्ट पॉइंट कनेक्ट द वन सेक्शन ऑफ रेल टू द नेक्स्ट। तो डी का मेरे पास क्या होगा, डी का 1 होगा। डी का 1 ऑप्शन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब क्या है, अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा। बलास्ट का मेन काम क्या होता है, जो आपके पास पॉइंट लोड आ रहा है उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कन्वर्ट द पॉइंट लोड तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड करता है आपके पास क्या, बलास्ट। तो सी का 3 हो जाएगा मेरे पास। सी का 3 इसमें ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी आपका बहुमूल्य उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, with the following type of steel is used to manufacturing of a metro and monorails। मेट्रो और मोनोरेल्स को करते करते जो मेरे पास यहाँ पे हम यूज करते हैं वो कौन सी स्टील को यूज करते हैं, आपको पता है 1.435 के ब्रॉड गेज पे काम किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज को यूज करते हैं मेट्रो में, और वहां पे मैग्नीज स्टील को यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं, मैग्नीज स्टील को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 करेंगे। स्लीपर डेंसिटी आपको दी हुई है, स्लीपर डेंसिटी आपको दी हुई है n+5, ठीक है। नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रॉड गेज। तो नंबर ऑफ स्लीपर में से पूछ रहा है, तो मैं पूछूं आपसे नंबर 1 लेंथ ऑफ स्लीपर, 1 लेंथ ऑफ स्लीपर, 1 लेंथ ऑफ रेल पहले बता दो कितना होता है। वो आपके पास क्या होता है, 13 मीटर की बनी होती है, ठीक है। 13 मीटर 12.8 मीटर होती है वैसे तो, पर हम 13 मीटर मान लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ईज करने के लिए, ठीक है ब्रो। शिवम भाई परेशान तो नहीं हो रहे बैठे हुए हैं, जा सकते हो आप यदि आपको थोड़ी दिक्कत है तो, ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ रेल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ रेल्स आपको दे रख निकालनी पड़ेगी, तो पहले आपको लेंथ ऑफ रेल पता होनी चाहिए। टोटल जो रेलवे ट्रैक की लेंथ है वो आपकी 650 मीटर है। तो रेलवे ट्रैक लेंथ हम देख लेते हैं एक बार। रेलवे ट्रैक लेंथ आपके पास क्या है, 650 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहां से हम यू काम कर सकें कि हमें नंबर ऑफ रेल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगी मेरे पास ये 650 डिवाइड बाय 13, तो 13 × 65 इक्वल्स टू 50, 50 मेरे पास क्या होगी, नंबर ऑफ रेल आ गई। अब आपको स्लीपर डेंसिटी आपको दे रखी है साथ में, तो स्लीपर डेंसिटी यदि मुझे कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगी, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास n+5 है, तो 13 + 5 दैट इक्वल्स टू 18। तो स्लीपर जो डेंसिटी होगी वो मेरे पास 18 होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉर अ स्लीपर डेंसिटी इतना, नंबर ऑफ स्लीपर पूछ रहा है आपसे, तो नंबर ऑफ स्लीपर क्या होंगे, नंबर ऑफ स्लीपर, तो मतलब क्या हो गया कि हमें एक नंबर ऑफ रेल के अंदर 18 स्लीपर को लगाना पड़ेगा। तो 50 नंबर ऑफ रेल के अंदर हमें कितने स्लीपर को लगाना पड़ेगा, तो 50 × 18, 18 × 5 90, तो 900 के करीब हो गए। स्लीपर डेंसिटी का मतलब ही होता है कि एक नंबर ऑफ रेल में यदि लेंथ आपकी 13 मीटर है तो कितने नंबर ऑफ स्लीपर लगेंगे, तो 13 n+5 लगते हैं, तो कितने हो गए, 13 + 5 18 हो गए। तो ये एक रेल की लेंथ में यदि 50 रेल होती है ऐसी, तो कितने लगते हैं, ऐसे लगा देंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर बच्चों पे एग्जाम में होता नहीं है क्वेश्चन, तो सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। अब बात करते हैं ब्रेथिंग लेंथ ऑफ LWR। LWR में पास क्या होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल बोलते हैं इसको। LWR का मतलब क्या होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल बोलते हैं इसको। तो ये जो लॉन्ग वेल्डेड रेल होती हैं उसमें जो ब्रेथिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, हम अपने पास क्या करते हैं, जितनी भी मेरे पास लॉन्ग वेल है मेरे पास, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, रेल है मेरे पास लॉन्ग, उसमें मैंने वेल्ड किया है, तो वेल्ड के केस में हम क्या करते हैं, LWR छोड़ते हैं। इससे क्या हो कि जब आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन हो तो वहां पे कोई भी एक्सपेंशन और या फिर कोई भी श्रिंकेज हुआ हो उसको ये टेकन इनटू अकाउंट करे। तो एंड पोर्शन ऑफ द वे विच गेट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर वेरिएशंस, उसी के लिए हम ब्रेथिंग लेंथ या फिर LWR को यूज करते हैं। एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 95 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 करिए। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स रिलेवेंट टू, जो हम CSI बोलते हैं,
स्लीपर का यदि मैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की बात करूं तो कभी भी वो स्लीपर डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना उसका ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंड ऑन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडियन स्लीपर। जो आपका वुडियन स्लीपर है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, 12% मॉइस्चर कंटेंट पे आपके स्लीपर की स्ट्रेंथ क्या आ रही है, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ना तो ये डेंसिटी की बात करेगा, ये डेंसिटी बात ही नहीं करता, ये सिर्फ आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। तो डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 करेंगे। ऑटोमोबाइल्स के लिए कितना पानी यूज करेंगे, ये आपके पास किसका है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए पर व्हीकल पे हम 40 कितना यूज करेंगे, 40 किलो जूल पर यूनिट पर डे पानी को यूज कर देते हैं। तो ए का मेरे पास क्या होगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे 3, ए का 3 हो गया, 3 40 है ना, ए का 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बात करते हैं अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पानी लगता है वो पेपर इंडस्ट्री में लगता है। पर टन पेपर को बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा पानी को बहा देते हैं, 200 से 400। ठीक है, 400 यूनिट प्रोडक्शंस में क्या होगा, यदि हमें 1 टन पेपर को बनाना है तो हमें 200 से 400 यूनिट ऑफ वाटर को यहाँ पे लॉस कर देना होता है। तो क्या होगा, पेट्रोल हम क्या करेंगे, पेपर के लिए अपने पास क्या होगा, 5 ऑप्शन होगा। तो सी का 5 है, सी का 5 किस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है। एंड आंसर जगह यहाँ पे ए, एंड ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे आपके पास लेदर केस में क्या होता है, लेदर केस में बहुत कम पानी को यूज करते हैं। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम के केस में भी बहुत कम पानी यूज करते हैं। सबसे जो कम पानी यूज करते हैं वो हम पेट्रोलियम रिफाइनरी के काम में यूज करते हैं। वहां पे हमें 1 यूनिट बनाने के लिए मुश्किल से 1 किलो जूल पर यूनिट पर डे का पानी यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज मेरे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल गैलरीज होती हैं, हॉरिजॉन्टल गैलरीज होती हैं। ठीक है, जो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर बनाते हैं। भाई रिवर के अंदर जो पानी है वो तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, लेकिन जो पानी मिट्टी के साथ सीप करके बह गया उस पानी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इल्ड किया जा सकता है उस पानी को। उसी के लिए हम कुछ हॉरिजॉन्टल गैलरीज को लगाते हैं। यही क्या होते हैं, यही आपके पास इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज होती हैं। ठीक है, वो 4 to 6 मीटर की पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। द ड्रॉडाउन फॉर द इन्फिल्ट्रेशन गैलरी इज मोर देन दैट ऑफ द रेडियल वेल्स। सही बात है, ड्रॉडाउन ज्यादा होता है। द क्लॉगिंग ऑफ पाइप पोर्स इन्फिल्ट्रेशन गैलरी इज लेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेरे पास मैश लगे होते हैं जो यहाँ पे क्लॉग नहीं कर पाते। तो थर्ड ऑप्शन में सही है। कोस्ट यहाँ पे कम रहती है, हमेशा इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज की जो कोस्ट होगी वो रेडियल वॉल से हमेशा कम होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 2 3 आर करेक्ट एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, फॉर वाटर सप्लाई टू द मीडियम टाउन व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर। जो आपका डेली वेरिएशन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो डेली वेरिएशन फैक्टर की वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, 1.5 होती है। यदि आप 50,000 से लेके 1 लाख तक के पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो मेरे पास 1.5 पे काम किया जाएगा। क्वेश्चन 99 करिए, ए यूनिफॉर्म सेमी इनफिनिट एक्वीफर द डिपेंडेबल डिस्चार्ज ऑफ लॉन्ग सर्कुलर ओपन वेल इज इंक्रीज बाय। यदि आपने क्या किया, अपने ड्रॉ डाउन को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ड्रॉ डाउन को बढ़ा दिया, या अपने डायमीटर को कम कर दिया। ड्रॉ डाउन को बढ़ा दिया, डायमीटर को कम कर दिया, तो आपके पास जो पानी है वो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा स्पीड से पानी को हम बाहर एक्सपार्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इट इज डिपेंडिंग ऑफ द वेल। जितना आप डिपेंडिंग करेंगे वेल को उतना ज्यादा डिस्चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन विद द फॉलोइंग इंडस्ट्री द वाटर रिक्वायरमेंट किलोलीटर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। इनमें से किस केस के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ वाटर होता है, सबसे ज्यादा पानी को यूज किया जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए। तो आपको पता है पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी को हम यूज करते हैं, 200 से 400 किलो जूल पर यूनिट पर डे हम इसको यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी थोड़ी सी वीडियो है ना कहीं कट गई है मुझे लग रहा है। ठीक है, शुरू की 15-20 मिनट की कट गई है कहीं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, मैं उसको कल जुड़वा के डलवा दूंगा, है ना, शुरू की जहरीले क्वेश्चंस की सीरीज में। अभी आप इस पे काम कर लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड डीएस आर इंटर रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ ईसी, तो जो ईसी होता है वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीडीएस। ईसी के अंदर यदि आप 0.65 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल डिसॉल्व सॉलिड मिल जाएंगे। तो यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है दैट मींस आपके टोटल डिसॉल्व सॉलिड भी बढ़ेंगे। तो इंक्रीज विद इंक्रीज टीडीएस एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 102 करेंगे। जो हार्डनेस है उसकी लिमिट पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो हार्डनेस की लिमिट है
वो आपकी 200 मिलीग्राम पर लीटर है। नाइट्रेट कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, 45 मिलीग्राम पर लीटर है। आयरन कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, वो आपकी 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन है, जो आपके पास क्या होता है, जब मेरे पास डिस्कलेशन ऑफ टीथ हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर मेरे पास बोन फ्लोरोसिस हो जाता है, उन केस में हम आपके पास क्या करते हैं, फ्लोराइड कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। फ्लोराइड आपके दांतों को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा यूजफुल रहता है। इस जो कंसंट्रेशन है आपकी 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अब देख लो क्या है कि ए का 3 है, ए का 3 और बी का 4 दोनों में आ रहा है, और सी का 1 है, सी का 1 है, तो इस ऑप्शन में आ गया एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये पूछ रहा है आपसे। ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री होगा, ये नॉट ड्री, इट इज फ्री, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिजोल्व्ड इंप्योरिटीज। जितने भी आपके पास ग्राउंड वाटर होता है वो जनरली फ्री होता है आपके पास किससे, डिजोल्व्ड इंप्योरिटीज से। नो सॉरी, जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहीं पाए जाते हैं जहां पे आपका एटमॉस्फेयर का रिएक्शन हो। एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंस की वजह से ही आपके सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमेशा वैरी करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड और डिजोल्व्ड इंप्योरिटी तो इसके अंदर पाई जाएंगी। जो डिजोल्व्ड गैसेज हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, डिजोल्व्ड गैसेज यहां पे पाई ही जाएंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ कंटेन द पैराफिन बैटरी, सही बात है। रेन वाटर आपका सॉफ्ट होता है, लेक वाटर में कंटेन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 करेंगे, 104। मेरी वीडियो थोड़ी कट गई है यार, 30 मिनट की लग रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जुड़वानी पड़ेगी वो, तो अभी मैं इसको ही डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उसको दोनों को साथ में मर्ज करने का। कल सुबह मैं मर्ज करवा दूंगा उसको, ठीक है। कोई कट गई है यार शुरू की, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया शुरू में। चलो, दो दिया हुआ है आपको, दो। हार्डनेस के लिए क्या होता है, हार्डनेस के लिए हम जो टेस्ट को यूज करते हैं वो आपका EDTA टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड को हम यूज करते हैं। क्लोरीन के केस में हम क्या करेंगे, क्लोरीन के लिए हम आपके पास ऑर्थोलिन टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, विंकलर मेथड को यूज करेंगे। क्लोराइड के केस में हम क्या करते हैं, मोर टेस्ट को यूज करते हैं। ये सारे पता होने चाहिए आपको, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जहरीले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो क्या होता है, हार्डनेस के केस में क्या होगा, हार्डनेस के केस में आपके टेस्ट को यूज किया जाता है, तो ए का 2 होगा, ए का 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में आपका ऑर्थोलिन टेस्ट होगा, तो बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 होगा, तो ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, विद द फॉलोइंग कंटेन्स इंपैक्ट द सूडो हार्डनेस ऑफ वाटर। आपके पानी के अंदर जो सूडो हार्डनेस देता है वो कौन देता है, मतलब सूडो मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है झूठी, कहीं की झूठी होती है। देखो क्या होता है, वैसे तो आपके पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के जो मल्टीवैलेंट कैटायंस होते हैं उनकी वजह से हार्डनेस आती है, कुछ आपकी टेम्परेरी होगी, कुछ आपकी परमानेंट हार्डनेस होगी। लेकिन यदि पानी के अंदर आपका सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा पाया गया, यदि सोडियम ज्यादा पाया गया तो वो भी आपकी सूडो हार्डनेस क्रिएट करता है, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इन द वाटर सैंपल। आपके पानी के अंदर जो OH आयंस है वो आपको 17 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, ठीक है। तो जो pH होगी वो आपके पास हो जाएगी माइनस के log 10 बेस OH पॉजिटिव। यहाँ पे आप मोल को कैलकुलेट कर लो, तो जो आपके पास वन मोल की वैल्यू होगी यहाँ पे वो आपका 17 मिलीग्राम है, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मोल में कितने ग्राम यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, तो आप बोलोगे 16 प्लस के 1, 17 मोल मेरे पास क्या होंगे, 1 ग्राम के अंदर पाया जाएगा। 1 ग्राम के अंदर 17 मोल पाए जाएंगे, तो 17 मिलीग्राम के अंदर कितने पाए जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3 मोल पाए जाएंगे। इस पे आप काम कर लीजिए, तो OH आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो 10 माइनस के 3 पे काम की जाएगी। जो ये आया मेरे पास कहाँ से आया, ये आपका इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट 16, इसका वेट 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PH या POH। देखो यहाँ पे pH ऑफ द वाटर आपसे पूछ रहा है, तो पहले POH कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। तो जो POH होगा मेरे पास, दैट इज नॉट pH, दैट इज POH, ठीक है। हम पेरोक्साइड पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो POH क्या हो जाएगा, मैं इसके log 10 बेस OH नेगेटिव, या होगा माइनस के log 10 बेस OH में पास क्या 10 के 3 हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 3, दैट वैल्यू इज 3। और आपको पता है PH प्लस POH दोनों मिला के आपका क्या होता है, 14 होता है। तो PH के लिए मेरे पास कितनी है, निकालनी पड़ेगी। POH मेरे पास कितनी है यहाँ पे, POH मेरे पास है 3,
इक्वल्स टू 40। तो पीएच के लिए मेरे पास कितनी हो गई, ये मेरे पास हो गई कितनी, दैट इक्वल्स टू 11। पीएच के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 107 करेंगे। 107 क्वेश्चन नंबर 107 करेंगे। मैच द लिस्ट विद द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको ट्रेबिलिटी दे रखे है, ट्रेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम या तो जीटी यूज करेंगे, एनटी यूज करेंगे, जैक्सन ट्रेबिलिटी यूनिट, जैसे कॉल्ड द जैक्सन। ये हम तब यूज करते हैं ट्रेबिलिटी आपके पानी के अंदर 25 ppm से ज्यादा होती है, तभी हम इसको यूज करेंगे। पैथोजेंस की जो कंसंट्रेशन होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कोज कर सकते हैं, उनके लिए हम मोस्ट प्रोबेबल नंबर पे काम करते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियन टेस्ट। क्या बोलेंगे, एम्पियन टेस्ट पे काम करते हैं। तो बी का 4 होगा। बी का 4 ऑप्शन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ए का 2 ऑप्शन मेरे पास किसमें आ रहा है, ए का 3 ऑप्शन आ रहा है, ए का 3 ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी का मेरे पास क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। और कलर मेरे पास क्या है, कलर के लिए हम आपके पास ट्रू कलर यूनिट को यूज करते हैं, इसको हम हेजन कलर यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेजन कलर यूनिट भी बोलते हैं, हेजन कलर यूनिट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट 108 करेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कनिटी इन द नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद 0.02 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, ये पूछा आपसे जो मोस्ट कॉमन अल्कनिटी ऑफ नेचुरल वाटर होता है, जो आप टाइटिंग करते हैं इतने H2SO4 के साथ में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। देखो क्या होगा, यदि पानी के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करें H2SO4, तो यहाँ पे जो अल्कनिटी है उसके लिए हम 2 इंडिकेटर पे यूज करते हैं। दूसरा मेरे पास क्या होता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है, दूसरा मेरे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। यही आपके पानी के अंदर बताता है कि जो पानी की अल्कनिटी है वो कहाँ कहाँ पे है। अल्कनिटी होती किसकी वजह से है, पानी के अंदर जो अल्कनिटी है वो आपके CO3 डायनेगेटिव की वजह से होगी, OH नेगेटिव की वजह से होगी और HCO3 नेगेटिव की वजह से होगी। इन 3 की वजह से पानी के अंदर अल्कनिटी पाई जाती है और इसी को कैलकुलेट करता है ये। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 109 करेंगे। With the following is the statement related to the testing of the water for municipal using the correctly applicable. Total hardness is due to the presence of fluoride water, गलत बात है। Alkalinity of total hardness, carbonate hardness, यदि पानी के अंदर alkalinity आपके total hardness के बराबर है तो carbonate hardness total hardness के बराबर हो जाएगी। क्या बोल रहा है ये, देखो क्या होता है, जो आपके पास carbonate hardness होता है वो आपके पास क्या होगी, मिनिमम ऑफ alkalinity और total hardness। यदि आपके पानी के अंदर जो alkalinity है, अल्कनिटी और टोटल हार्डनेस, यदि पानी के अंदर मेरे पास क्या अल्कनिटी ही है तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो आपकी अल्कनिटी के बराबर हो जाती है। ये आपके कॉन्सेप्ट है, तो जो आंसर होगा वहां पे वो बी हो जाएगा। बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कंट्रीब्यूट टू द इलनेस नोन एज अ इन्फेंट मैथमोग्लोबिनिया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्लू बेबी जो डिसीज हो जाती है उसी को हम मैथमोग्लोबिनिया बोलते हैं, और ये आपके नाइट्रेट की वजह से होता है, NO3 नेगेटिव की वजह से होता है, NO3 नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी डिसीज। इसमें जो बच्चे होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, ब्लू बेबी डिसीज हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी होती है, 45 मिलीग्राम पर लीटर, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो नाइट्राइट है वो क्या है मेरे पास, वो आपका पार्शियली डिकम्पोज है। जो आपके पास नाइट्राइट है वो क्या है, आपके पास पार्शियली डिकम्पोज्ड है, पार्शियली डिकम्पोज्ड है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो काफी टॉक्सिक पाई जाती है। तो ये क्या होगा, ये 0 मिलीग्राम पर लीटर पाया जाएगा, 0 मिलीग्राम पर लीटर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये आपका आज का होमवर्क है जो मैं आपको देके जा रहा हूं। कल इससे आगे के जो क्वेश्चन है करवाऊंगा। शुरू की जो आधे घंटे की जो वीडियोस है वो कहीं पे मेरी कट हो गई है, तो इसको मैं अलग से डलवा दूंगा कल आते ही, तो आप देख लेना। ठीक है, या फिर क्लास में कल क्वेश्चन करवा दूंगा। इसकी जो पूरी PDF है, इसके आगे जो सारे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा रहा हूँ। क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नीचे इसका आंसर मिलेगा, आंसर, और नीचे आपका सोल्यूशन मिलेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ वो नहीं, प्रॉपर वे में मिलेगा सोल्यूशन आपको। ठीक है, वो आप देख सकते हैं एवर एग्जाम टेक पर जाके, एवर एग्जाम टेक। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, मेरा जो चैनल है अवनीश शर्मा, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, अवनीश शर्मा के नाम से। ठीक है, और लास्ट मिनट पे जो क्या है कि आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही होंगी कि आप जो भूल रहे हैं, जो आप अपने रिवीजन कर रहे हैं, उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन करते करते ना ऐसा हो जा रहा है सर कि जो कॉन्सेप्ट है वो भूल जा रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है, बट आपको अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है, अपनी पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको देख जाइए एक बार, उससे क्या होगा, यदि क्वेश्चन ऐसा ऐसा फंस जाता है जो मैं करवा रहा हूँ तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो चिल होकर पेपर देना है, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना ओनली आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पर डिपेंड नहीं करता है।
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, कि आपने अपने एग्जाम में 2 घंटे को कैसे मैनेज किया, आपने पहले टेक्निकल को किया या फिर आपने रीजनिंग को अच्छे से किया, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इस पर डिपेंड करता है। जो मेन आपकी नॉलेज चेक होती है, आपकी प्रैक्टिस चेक होती है, वो मेंस में होती है। प्री इज ओनली अ मैनेजमेंट। यदि आपने ढंग से पढ़ रखा है, सब पढ़ के आते हैं, बच्चे जो अच्छे पढ़ के जाते हैं वो भी नंबर नहीं ले पाते, उसका मेन कारण यही होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मैं शुरू के आधे पौने घंटे के अंदर अपने टेक्निकल को निपटा लूँ, फिर रीजनिंग पे काम करूँ, और फिर 10 मिनट में अपने नॉन टेक पे काम करके जो आपका जीएस वाला पार्ट है, दोबारा से जो क्वेश्चन उस पर नहीं बने वो करूँगा। ये नहीं करना कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन करने टेक्निकल के। यदि आपने 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। या फिर आपके ऐसा होना चाहिए कि आपने बहुत कम गलती की हो, तो तभी आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन हो पाती है, वरना मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा था रात को, अभी 12 बजे। इसके बाद मैं घर जाऊंगा, उसके बाद मैं कल आपको पूरी क्लास के बारे में बता दूंगा कि जो क्लास है, एक मॉक टेस्ट में वो करवाना है, उसमें मैं 150 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। कल मेरी लास्ट क्लास होगी आपकी फॉर एसएससी जेई के लिए, क्योंकि एक दिन का आपको मैं टाइम दूंगा भाई कि रिवाइज कर लो। कब तक पढ़ते रहोगे यूट्यूब पे, अब लास्ट मोमेंट में थोड़ी पढ़ोगे इतना सारा। तो यही है कि अपना जो प्रैक्टिस है उसको करते रहना, अपने जो डिवीजन उसको करते रहना, जो गलतियां हुई हैं टेस्ट में उसको दोहराना कि भाई कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे मैं वेरी कर रहा था, कैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे काम करूंगा, उसको देख के जानना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।